Today we are going to start a topic, basis of accounting. This is important topic for theory point of view. Now we have two words. The one is basis, another word is accounting. We all know the word accounting, which means to classify, summarize, analyze, interpreting all business transactions and communicate the results. This is accounting. Now today the word is basis. तो यहाँ पे basis का मतलब क्या था वो हमें discuss करना है. First of all, I tell you one of the main objective of accounting is to ascertain the profit or loss or to know the financial position. And we want to include all types of item, maybe in cash or maybe on credit. Because of this, we classify two parts. One is cash basis, other is accrual basis. हम इन दोनों को individually discuss करेंगे. Yes sir, बिल्कुल करेंगे. So we have two bases of accounting. The one is cash basis of accounting, other is एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. चलो बेटे वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको. तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या था? फर्स्ट हमारे पास देखो क्या था. फर्स्ट हमारे पास है कैश बेसिस. तो मैं लिख लेता हूँ बेटे यहाँ पे. लो मेरे बच्चों, हमने नोट कर लिया है. सर इस पे क्वेश्चन आएंगे? यस बेटे, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको या 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकता है. किसके ऊपर? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर. तो सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है तो मैं लिखवा दूं बेटे आपको. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या था तो आप लिखेंगे अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप. ऑन द अदर हैंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, फुल स्टॉप. इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड unless they are received in cash. Similarly, expenses are recorded only when they are paid in cash. अब आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर इसका फिर अकाउंटिंग पे जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जब हम इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते. और कब तक रिकॉर्ड नहीं करते बेटा? जब तक कि हमें कैश रिसीव ना हो जाए. तो आप लिख लेंगे इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम. एक बात बताओ, अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो क्या मैं एक्चुअल प्रॉफिट जान पाऊंगा? यस और नो? बिकॉज यू नो in business we have both types of transaction. some are cash, some are credit. कई बार हम बेटे अपने कस्टमर से कैश सेम टाइम पे रिसीव कर लेते हैं, कई बार हम बाद में रिसीव करते हैं. सेम ऐसे इनकम, सेम ऐसे एक्सपेंसेस बेटे. सम टाइम हम सप्लायर से गुड्स आज परचेज कर रहे हैं, कई बार हम पेमेंट आज ही कर देते हैं बेटे, और कई बार पेमेंट हम क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं. तो कहने का मतलब ये था कि इफ़ वी हैव ओनली वन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस, तो क्या हम एक्चुअल प्रॉफिट जान पाएंगे? कहते हैं कि थोड़ा सा गैप पे रहोगे आप एक्चुअल प्रॉफिट के साथ. जहां पे एक्चुअल प्रॉफिट है आप उसके नज़दीक नहीं जा पाओगे. फिर एक गैप रहेगा आपके पास क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया है. अब देखो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं. नो, प्रॉफिट भी होंगे और उसके लॉसेस भी होंगे, मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे, एडवांटेजेस भी होंगे और लिमिटेशंस भी होंगी बेटे, जिसे डिसएडवांटेज भी बोलते हैं हम लोग. तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं उनको डिस्कस करते. तो लिखेंगे नंबर 1, दिस बेसिस इज सिंपल. सिंपल तो ऑब्वियस है बेटे, आपने आधी आइटम को छोड़ ही दिया. आपने बस सीधा सा यहाँ तो एक सीधा समझा दिया अकाउंटेंट को हमने, भाई अगर कैश मिल रहा है तो रिकॉर्ड कर लेना, अगर कैश नहीं मिल रहा तो रिकॉर्ड मत करना. तो यहाँ पे कह सकते हैं इस बेसिस पे इट इज सिंपल. रियलिस्टिक भी है बेटे हमारा, ये सिंपल भी है, रियलिस्टिक भी है. हमने अपने अकाउंटेंट से कह दिया भाई अगर तेरे पास ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है तो तू रिसीव कर रिकॉर्ड कर, अगर तेरे पास कैश नहीं आ रहा तो रिकॉर्ड मत कर. लेकिन हो सकता है उससे ऐसे लोग भी परचेज करने आ जाएं जो सेम टाइम पे कैश ना दें. हो सकता है ना वो सेम टाइम पे कैश ना दें, या हो सकता है वो कहें कि हम आपको 1 मंथ के बाद देंगे. तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस हम जो हमें वो 1 मंथ बाद पैसे देंगे हम उसे अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसे 1 मंथ के बाद रिकॉर्ड करेंगे. पर सवाल ये था कि अगर मान लो आज डेट है 25 मार्च, लेट्स सी द एग्जांपल. आज डेट है 25 मार्च, आज हमने गुड्स सोल्ड की और हमने 50,000 गुड्स हमने सोल्ड की थी कैश बेसिस पे, 50,000 की सोल्ड की हमने क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे. अब अकाउंटेंट को तुमने पहले क्लियर कर दिया कि अगर भाई पैसे आएंगे तो रिकॉर्ड कर लेना. तो उसके लिए तो बड़ा इजी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी है. लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एक ही सेम पॉइंट की एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसएडवांटेज. आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं जान पाओगे. ठीक है, दिस बेसिस इज सिंपल एंड रियलिस्टिक भी है ये. दूसरे पॉइंट पे आते हैं,
इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। तो यहां पर कोई भी पर्सनल जजमेंट आपकी यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ यहां पे तो जो मिल रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है सिंपली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज और बिजनेस यूनिट्स वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर इन कैश बेसिस। अब देखो हमारे पास आपके मैं बता दूं, जैसे हमारे गलियों में हॉकर जो घूमते हैं बेटे, घरों में आपके भी देखा होगा, वेजिटेबल हॉकर है, कोई मिल्कमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन बेटे ऑलवेज कैश बेसिस। अभी आप देखो फास्ट फूड हम सब पसंद करते हैं, आप किसी फास्ट फूड के स्टॉल पे जाओ तो देखो वहाँ पे कैश बेसिस चलता है, आप ऐसे दो और बेटे अपनी सर्विसेज लो उनसे, जो आपने खाना है वो ले लो आप, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बेटे कैश में भी गुड्स बेचनी पड़ती हैं और क्रेडिट में भी बेचनी पड़ती हैं। सेम वो कैश में परचेज भी करते हैं और क्रेडिट में भी परचेज करते हैं। तो ज़्यादातर ये किसके लिए सूटेबल रहा, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी की ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस में ही होती हैं या ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम होती हैं बेटे उनकी, और वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एडवांटेज में 3 बातों को फिर रिपीट करूँ। द वन इज इट इज सिंपल एंड रियलिस्टिक भी है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स, एंड नंबर 3 इट इज सूटेबल फॉर दोज जिनकी की ट्रांजैक्शंस ज़्यादातर कैश में ही होती हैं। तो ये 3, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपसे कहा था बेटे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के वी हैव 2 बेसिस, द वन इज कैश बेसिस, अदर इज क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस क्या था बेटे, जिसमें हम सिर्फ इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रिसीव हो जाएंगी, एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उनको पे करेंगे, यानी इन शॉर्ट वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इम्पैक्ट ये पड़ता है मेरे बच्चों की वी कांट रिकॉर्ड एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसका इम्पैक्ट और क्या पड़ता है सर, इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जो इग्नोर हो जाएंगी। बेटे जनरल में आपने बहुत सारी ऐसी एंट्रीज पढ़ी थी, याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसे आपने वर्ड पढ़े थे बेटे जिन्हें हम वहाँ पे रिकॉर्ड किया करते थे। तो बेटे यहाँ पर कैश बेसिस में तो बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हो आप, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन यू इग्नोर्ड। तो अब तक हमने यहाँ पर मीनिंग पढ़ लिया, एडवांटेजेस पढ़ ली। अब हर चीज़ के बेटे अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो लिखो हेडिंग अपने पास डिसएडवांटेजेस। तो पहला है इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस and financial position of the business enterprise, because bete you ignore most of the item like outstanding expenses, accrued income, unearned income, credit purchase, credit sale, आप बहुत कुछ इग्नोर कर चुके हो। तो ट्रू प्रॉफिट या ट्रू फेयर प्रॉफिट तो आपको मिलने वाला नहीं है। और जब आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन को आपने इग्नोर कर दिया तो आपकी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है वो भी एक्चुअल नहीं होगी, जो है उससे डिफरेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, कहते हैं इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। लो भाई ये क्या आ गया भाई, याद करो आपको एक बार समझाया था। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था कि एक पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यूज और एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस को आपस में हम मैच करते हैं। अगर हम बात करते हैं अपनी करंट ईयर की, तो ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, इसमें जितना भी आपका रेवेन्यू था उसमें से हम उसी साल के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। पर कैश बेसिस में तो आपने बहुत से एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किए, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं किया, एक्रूड रिकॉर्ड नहीं किया, अनअर्न्ड रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप सारे कैसे माइनस कर लोगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल को भी आप फॉलो नहीं करते बेटे यहाँ पे। तो पहला वर्ड क्या समझाया, फटाफट देखो रिवाइज भी कर रहे हैं। पहला वर्ड क्या था, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। दूसरा वर्ड बेटे क्या था, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा मैचिंग प्रिंसिपल बेटा हमारे पास याद है आप सभी को, हमने पढ़ा है ना थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में। एक वही जो मैंने अभी था, एक पूरे पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू में से उसी ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अब एक्सपेंस तो सारे लिए नहीं बेटे आपने, तो ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। सर वो कैसे, बिकॉज पेमेंट्स में आइदर बी डिलेड और मेड अर्ली और सेम इनकम वाइस वर्सा। हो सकता है बेटे हम कुछ एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम इसको दिखाएं ना, हम ये कह दें कि भाई वो अभी पे नहीं हुआ, या कुछ इनकम को ना दिखाएं कि ठीक है अभी मिली नहीं है हमारे को, क्योंकि हम यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम अपने अकाउंटेंट को ये बोल देते हैं कि भाई आपने सब कुछ रिकॉर्ड करना है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, यू मस्ट रिकॉर्ड,
तो वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे किसी की पेमेंट आप डिले कर दो, वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। आप इनकम को रिकॉर्ड ना करो, इनकम डिले कर दो। कोई आदमी कह रहा है आपको आज टुडे इज 30th मार्च, टुडे 30th मार्च, कल 31st मार्च अकाउंटिंग क्लोज करेंगे। अभी मुझे फ़ोन आता है किसी मेरे कस्टमर का, सर मैं आपको पैसे देने के लिए आ रहा हूँ। अगर मुझे पैसे वो आज आता है तो मुझे वो आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मेरे इस करंट की इनकम बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ इनकम कम शो करूँ इस साल, तो मैं उसे बोलता हूँ भाई रुक जा, अभी मत आना, कल आना या परसों आना। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो नेक्स्ट में इनकम काउंट होगी मेरी। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर जब आप अकाउंटेंट को ये बोलते हो कि भाई जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी रिकॉर्ड करनी है, वेदर इट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, तो वहाँ मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या बताई थी? एडवांटेज नंबर 1 क्या थी? एडवांटेज सिंपल है, रियलिस्टिक है। दूसरा क्या था? इट डज नॉट, हाँ जी, रिक्वायर एनी एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। नंबर 3 क्या था बेटे? suitable for those enterprise where most of the transaction are on cash basis. Demerits में नंबर 1 क्या था बेटे? It does not give a true and fair profit and financial position. नंबर 2 क्या था? It does not follow matching principle. नंबर 3 क्या था? There is a great possibility of manipulation of profit in cash basis of accounting because payments may be earlier or delayed and vice versa for income. आगे बढ़ते हैं। Capital and revenue items are not distinct in cash basis. यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू डिस्टिंक्ट नहीं की जाती, यहाँ पे सिर्फ कैश को इंपॉर्टेंट दी जाती है कि कैश मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या था? सिंस कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम आर नॉट डिस्टिंक्ट इन कैश बेसिस, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इन केस ऑफ कंपनीज, अभी लेटेस्ट जो एक्ट हमारे पास कंपनी का वो है कंपनीज एक्ट 2013, वो इसे नहीं मानता, वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो कहता है ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपने फॉलो ही नहीं करनी। क्लियर पॉइंट? तो क्या अब यहाँ पे डिमेरिट्स में कितने सारे पॉइंट्स आपको आ चुके हैं? देखो 1 2 3 4 5 आ गए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 2 क्या था? इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। नंबर 3 था ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम यहाँ पे इनकम को या एक्सपेंस को डिले कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंगली। नंबर 4 क्या है? इसमें कैपिटल और रेवेन्यू को हम अलग से सेपरेट रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम मिक्स मान के चलते हैं। एंड नंबर 5 कंपनीज एक्ट कहता है कि मैं इसे नहीं मानता, कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो आई थिंक कैश बेसिस में आपको तीन ही बातें बेटे समझनी थी आपने। द फर्स्ट इज मीनिंग क्या था, इसकी एडवांटेजेस क्या थी, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास नंबर 2 एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को उसी 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग कवर कर ले। तो लिखेंगे बेटे आप सभी, अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स आर रिकॉर्डेड, इनकम्स आर रिकॉर्डेड, they are earned or accrued, irrespective of the fact whether cash is received or not. अब आपके यहाँ से कोई एग्जाम्पल है? यस बेटे, लेट्स सी। आज हमने गुड्स सोल्ड की, गुड्स मेरे पास से आपके पास ट्रांसफ़र हो गई बेटे, पर मुझे आपसे पैसे नहीं मिले, पर मैंने तो गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, तो मेरे हैंड से तो गुड्स चली गई बेटे, सेल आज ही होगी, तो हम इसे आज ही रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पर अगर हम बात करें कैश बेसिस की, अगर मैंने गुड्स आपको आज सेल की हैं बच्चों, और आपने मुझे कैश आप मुझे देंगे 1 मंथ के बाद, या आपने मुझे कैश दिया 1 मंथ के बाद, तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम सेल को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। बट कैश बेसिस में रिकॉर्ड कब होगा? नेक्स्ट मंथ, जब आप मुझे पेमेंट दोगे। तो ये एक डिफरेंस था। आगे लिखेंगे सिमिलरली expenses are recorded when they are incurred or become due whether cash is paid or not। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ बेटे एडवांटेजेस होंगी, ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये तो आपको समझा दिया। अब इसके भी कुछ फ़ायदे नुकसान तो होंगे ना बच्चों। तो सबसे लिखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट हेडिंग है एडवांटेजेस,
और एडवांटेज में नंबर 1 क्या था, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस and financial position because it's include all transactions, it includes all transactions oblique adjustments, तो like outstanding expenses comma prepaid expenses, accrued incomes and income received in advance. Number 2, it follow the matching principle of accounting, it follow the matching principle of accounting and revenue recognition, recognizing principle, matching principle और revenue recognizing principle, यहाँ दोनों को वो फॉलो करता है। जैसे सेल के केस में था रेवेन्यू रिकग्नाइज, आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कब करते हो, मैंने गुड्स बेटे आज सोल्ड किए, मुझे कैश मिलेगा 1 मंथ के बाद, तो मैं इसे रेवेन्यू आज लूँ या 1 मंथ के बाद लूँगा, तो आज ही लेंगे, तो रेवेन्यू रिकग्नाइजिंग या रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करता है। नेक्स्ट लिखो, कंसिस्टेंसी इन द, देयर इज कंसिस्टेंसी इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, computation of profit of different year, computation of profit in different year in accrual basis, in accrual basis because it makes a distinction between, it makes a distinction between capital and revenue expenditure, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट याद करो कैश बेसिस में क्या था, हम रेवेन्यू और कैपिटल आइटम को सेपरेट नहीं लेते थे बेटे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट 2013 इसे रिकॉग्नाइज भी करता है, तो लिखेंगे इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, लास्ट और 5th पॉइंट है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। अब दोनों को अगर मैं एक टेबल फॉर्मेट में बना दूंगा तो एक क्वेश्चन और कवर हो गया, क्या आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंट। बिकॉज ये अगर आपको 3-4 मार्क्स का भी आएगा तो आपको 5-5 पॉइंट करवा दिए बेटे, आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट लिख के अपने टेबल फॉर्मेट को आप डिस्टिंग कर सकते हो। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी बुक में से, या मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिस्प्ले करूँगा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो इस पूरे चैप्टर में से अगर आप मुझे कहें कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकता है, कोई एक सम बताओ, सिर्फ एक क्वेश्चन बताओ। अगर आप मुझे कहते हैं सर इस पूरे चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो वो एक क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। कौन से दीज टू? नंबर 1 इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा था कि कैश बेसिस सिंपल है तो ये पिंपल है, नहीं पिंपल नहीं कहेंगे, नॉट सिंपल, यस। तो यहाँ पे नंबर डिसएडवांटेज में नंबर 1 लिखेंगे आप, इट इज नॉट अ सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं वैसे देखो सिंपल तो ये है, बट अगर हम कंपेयर करें कैश बेसिस से तो उससे सिंपल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हम काफ़ी आइटम को इग्नोर ही कर दिया करते थे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे डिसएडवांटेज नंबर 1, इट डज नॉट अ सिंपल as cash basis of accounting. Number 2, it requires the use of estimates and personal judgments. यहाँ पे अकाउंटेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा। It requires the use of personal judgments या फिर estimates। यहाँ बेटे अकाउंटेंट को दिमाग लगाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ये नहीं कि वहाँ तो सिर्फ एक ही लाइन थी कि अगर पैसे आए तो रिकॉर्ड करो, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पैसे आए हैं तो कितने आए, कि कितनी इनकम बनती है, कितनी एक्रूड है, कितनी एडवांस है, कितनी हमारी इनकम है, तो उसे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो अब आते हैं एक प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो फटाफट से एक छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, 1-2 एग्जाम्पल वो ट्राई कर लेते हैं, फिर कुछ थियरी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। हाँ बिल्कुल करेंगे, करें शुरू। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो अपने पास, मिस्टर एक्स हैड cash sales
of rupees 39,000 and credit sales of rupees 16,000, full stop. His expenses of the year were rupees 27,000, comma, out of which 8,000 is still to be paid. पे करने बाकी हैं बेटा अभी 8,000 के एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप. फाइंड आउट द इनकम, नंबर 1, on the basis of cash basis. Number 2, on the basis of accrual basis. हाँ जी बेटे, तो दोनों क्वेश्चंस को एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके लिए. इसमें आपको बताना है कि कैश बेसिस पे क्या इनकम होगी और एक्रूअल बेसिस पे क्या होगी. तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको. कैश बेसिस पे निकालते हैं पहले. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इनकम्स. अच्छा, पहले आप ट्राई करोगे. ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करो ट्राई बेटे. कैश बेसिस में सबसे पहले बच्चों, जब भी आप कैश बेसिस ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है. रेवेन्यू क्या होता है बेटे? रेवेन्यू होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना आओ चेक करते हैं. रेवेन्यू कितना भी हमारे पास, रेवेन्यू हमारे पास हमें गिवन था 39,000 का था हमारे पास. हम भाई कैश बेसिस चल रहे हैं बेटा, तो एक बात ध्यान रखना कि कैश बेसिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करेंगे. तो रेवेन्यू कितना है हमारे पास में चेक करो, बताओ जल्दी कितना है हमारे पास में. हाँ जी, 39,000. तो मैंने नोट कर लिया 39,000. बच्चों ने मुझे बता दिया बिल्कुल सर, लिख लिया हमने. और लेस हम जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे जितने हमने एक्चुअल में पे किए हैं. यू नो, अब हम एक्सपेंसेस लेंगे एक्चुअली पेड. तो हमारे पास इसमें 27,000 के थे. इसमें से अभी 8,000 आपको पे करने हैं बेटा. पे तो किए नहीं आपने, तो कितने आपने पे किए जरा बताओ शाबाश जल्दी से. 19,000. तो लो मेरे बच्चों माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 20,000 आ गया एज पर कैश बेसिस. अब इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ इनकम्स. कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. लो भाई, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आपने जब आप रेवेन्यू लेंगे मेरे बच्चों तो आपने कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल को इंक्लूड करना है बेटे आपने. तो कितना आ गया भाई यहाँ पे जरा बताओ शाबाश. 39,000 आपके पास में था बेटे कैश सेल्स और 16,000 क्या था आपके पास क्रेडिट सेल. तो 39,000 प्लस 16, हाँ जी बेटे कितना आ गया. तो लो मेरे बच्चों ये आ गया 55,000. अब जब इसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे आप तो एक्सपेंसेस भी वही सेम आपने टोटल लेने हैं बेटे आपने 27,000. हाँ जी बेटे 28 आपके पास यहाँ पर इनकम आ गई. आपका आंसर आ चुका है. तो दोनों से निकाल लिया हमने. कैश बेसिस से हमारा आंसर 20,000 था, एक्रूअल से हमारा आंसर 28,000 था. तो ये भी आप, हाँ जी, तो ये भी आप नोट कर लो अपने पास. हमारा दोनों का आंसर आ चुका है. अब एक बार सिर्फ सुन लो आप सभी, हाइब्रिड अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि वो आपको पूछेंगे नहीं पर पता होना चाहिए बेटे आपको. तो नंबर 3 पे बात करते हैं. थर्ड पॉइंट मैंने कंडीशन अप्लाई लगा दिया है. तो हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग.
हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, राइट डाउन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मिक्सचर ऑफ cash basis of accounting and accrual basis. This basis of accounting is a mixture of cash basis and accrual basis. अब जो मैं लिखवाऊंगा उसे आप अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडर दिस रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, revenue and assets are recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are recorded on accrual basis. हम यहाँ पर बेटे एसेट्स को और रेवेन्यूज़ को तो रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे कि अगर वो मिलेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, पर अगर लायबिलिटीज़ हैं आपके या एक्सपेंसेस हैं तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। अगर वो ड्यू हो गए हैं, ड्यू बट नॉट पेड, तो वो भी रिकॉर्ड होंगे। जो लायबिलिटी आपको पे करनी वो भी रिकॉर्ड होंगी। तो ये बड़ा अच्छी, एक तरह से अच्छी है कि हम यहाँ पे रेवेन्यू को तभी लेंगे कि जब वो हमें होगा, और एक्सपेंस को हम तब भी ले लेंगे चाहे वो अभी नहीं हुआ पर फ्यूचर में पे करना है, आउटस्टैंडिंग तब भी वो रिकॉर्ड होंगे। तो दोबारा सुन लो, मिक्स पीरियड में क्या था, आप रेवेन्यू और एसेट को लेंगे कैश बेसिस के बेसिस पे, और आप एक्सपेंसेस को और लायबिलिटी को लेंगे आप एक्रूअल बेसिस पे। अब सवाल है कि इस टाइप की हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज कौन करता है, तो लिखो फुल स्टॉप। यूजुअली प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स etc. adopt this method या this basis and they adopt this and they prepare receipts and expenditure account या receipts and payment account, receipts and payment account. They prepare receipts and payment account to ascertain the net income. वो लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। फुल स्टॉप।